नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के खंड में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट या यूं कहें कि जो भी हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, तो प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण खंड है। और ये प्रश्न आपके आगामी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न, 5 इंटू 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 अपान 0.94 का सरलीकृत रूप या मान है। तो यहाँ प्रश्न आपका जो पूछ रहा है कि 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटे 0.94, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, जो आपके चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ ये जो आपका मान दिया गया है, यदि हम ये मान लें कि 5.47 बराबर ए है और 4.53 बराबर बी है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। सर्व समीकरण का इस सूत्र का प्रयोग इसमें हुआ है। जैसे इस प्रश्न को हम हल करते हैं, तो 5.47 गुणे 5.47, ये आपका क्या हो जाएगा, 5.47 का वर्ग माइनस 4.53 का वर्ग बटे 0.94। और यहाँ हम जानते हैं कि जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि 5.47 धन 4.53 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5.47 ऋण 4.53 और बटे आपका वही 0.94। तो इसको जब आप सरलीकृत करेंगे, तो यहाँ पर आपका योग हो जाएगा 7×3 = 10 और 5×4 = 9 = 1 10, 5×4 = 9 = 1 10, यानी 10.00 गुणे इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 7 में से 3 को आप घटाएंगे तो आएगा आपका कितना, 4। 4 से 5 घटेगा नहीं, एक इधर से आप उधार लेंगे, तो ये 14 में से 5 गए 9, और इधर 5 में से 1 चला गया, 4 बचा, 4 में से 4 गए 0, यानी 0.94 बटे 0.94। तो यहाँ हम जानते हैं कि ये आपका कट जाएगा और आपका उत्तर कितना आएगा, 10। तो यहाँ पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प हमारा उत्तर। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको ये देखना है कि कौन सा नियम, कौन सा सूत्र फॉलो कर रहा है या उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है, उसी पर हम प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि 3 1 5 x 5 9 का अपवर्त है, जहां x एक अंक है, तब x का मान होगा। तो यहां हम जानते हैं कि अपवर्त के बारे में। अपवर्त क्या है कि जब किसी भी संख्या में, किसी संख्या में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं, तो हमको उस संख्या का अपवर्त प्राप्त होता है। तो 9 का अपवर्त है का मतलब यह 9 का एक गुणज रूप है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, यह 9 का एक गुणज है। और दूसरी तरफ ये भी हम जानते हैं कि विभाजिता का नियम जो है कि किसी संख्या, जब हम विभाजिता के नियम की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है, कोई भी संख्या है और उसका योग क्या होता है, 9 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है, जो विभाजिता का नियम, विभाज्यता का नियम हम जानते हैं 9 का है, तो संख्याओं का योग यानी 3 धन
1 धन x धन 9, सॉरी 5, 3 के बाद 5 है बराबर, अब देखेंगे यहां पर तो ये क्या आएगा, 3 1 4 5 9 यानी x धन 9। तो अब इस स्थिति में आप ये गौर करेंगे कि यहां पर ये 9 का गुणज रूप इसके बराबर होगा। तो 9 का गुणज रूप 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 इस क्रम में चलेगा। तो x धन 9 है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू, यहाँ गलती अक्सर क्या हो जाती है, यहाँ जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वह शून्य से भी प्रयास करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं अर्थात 1 से प्रारंभ होती है। तो अगर x में 1 जोड़ देंगे तो 9 नहीं आएगा, 9 से ज्यादा होगा, अर्थात यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 9, यानी ये बराबर किसके होगा, 18 के, तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर आएगा 9, यानी चौथा विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ हम जानते हैं कि जितने दिन में वो पूरा करते हैं तो एक दिन का काम उसका 1/, पूरे दिनों का काम। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। तो अर्थात इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/12, 1/12, समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है बी और सी काम को 15 दिनों में करते हैं, यानी b प्लस सी बराबर कितना हो गया, 1/15, समीकरण 2 हो गया। फिर सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/20, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण, समीकरण 1 धन 2 धन 3, तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 1/12 धन 1/15 धन 1/20। तो अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए मिलके 2a, बी मिलके 2b और सी मिलके 2c। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब 12, 15 और 60 का लघुत्तम हम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम 60 आएगा। अब यहां पर 5 धन फिर 4 धन 3, तो ये आपका कितना हो गया, 5 4 9 3 12। तो अब a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान हम निकाल लें तो ये मान कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 बटे 60 गुणे 2, तो ये आपका कितना हो गया, 12 पंचे 60 और ये 5 दूना 10 यानी 1/10। ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। और हमको प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां हम समीकरण देखें तो b प्लस सी में a नहीं है, यानी a प्लस बी प्लस सी से समीकरण 2 को घटा दें तो वही काम करते हैं कि समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 और दूसरा b प्लस सी बराबर 1/15, घटा दीजिए इसको तो चिन्ह नीचे का क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। उस स्थिति में हमको क्या मिला, ये b प्लस माइनस कट गया, c प्लस माइनस कट गया, तो a इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो यहां 30 इसका आ गया क्या, लघुत्तम, तो 3 ऋण 2 बराबर 1/30। तो जब ये एक दिन का काम आया तो ए का पूरा काम कितने दिन का हो जाएगा, ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, वह 30 दिनों में करेगा।
तो यहाँ सी विकल्प क्या होगा, सी विकल्प हमारा आंसर होगा। तो यहाँ इस तरह समीकरण के आधार पर इन प्रश्नों को, ये ऐकिक नियम का भी प्रश्न है, तो इसे हम समीकरण के आधार पर यहाँ पर क्या करें, यहाँ हम सॉल्व किए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर होगा, तो p का मान पूछ रहा है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार p का p प्रतिशत बराबर 36, और प्रतिशत को हम जानते हैं कि प्रतिशत के स्थान पर यदि गुणे 1/100 कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो p गुणे p/100 बराबर 36। तो अब 36/1 कर दें, कोई मान में नहीं, तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा p गुणे p का मान हो जाएगा p² बराबर 36 गुणे 100 अर्थात 3600, और जब p का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 3600, और यहाँ हम अंडर रूट 3600 का इस जोड़ा बनाइए तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका इसका मान कितना आ गया 60, और आपका उत्तर डी आंसर होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा प्रश्न, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय 74,700 रुपए है तो सी की आय होगी। भाई यहां पर तो हम मान लेते हैं, माना सी की आय कितनी है, सी की आय बराबर 100 है। तो अब यहां पर कहता क्या है कि बी की, अब उल्टे क्रम में चल रहे हैं, सी की आय पूछा है, हमने मान लिया सी की आय, फिर उससे ऊपर क्या दिया है सर, तो बी की आय सी की आय की 30% है, तो स्वाभाविक है कि 100 का 30% 30 होगा, तो बी की आय कितनी हो गई, बी की आय बराबर 30 हो गई। अब फिर कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अब ए की आय आप निकाल लीजिए, तो ए की आय कितना हो गया ए की आय 30 धन 30 का 20%, तो अब ये क्या हो गया 30 धन 30 गुणे 20/100, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य कट गया, तो ये आ गया 30 धन 6 बराबर 36। तो कुल आय जो हमने माना है उसके अनुसार कुल आय कितनी हो गई, कुल आय बराबर 100 धन 30 धन 36, तो यानी आपकी हो गई कितना 166। तो अब प्रश्न की शर्त के अनुसार कुल आय तो कितनी है 74,700, तो अब यहां पर आप लिखेंगे कि 166 बराबर क्या हो गया 166 बराबर 74,700, और 100 के समतुल्य, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे 100 के समतुल्य, ये तो 166 के समतुल्य था, क्योंकि हमारी आय क्या है 100 है, तो 100 के समतुल्य मान कितना हो जाएगा, तो आप 100 के समतुल्य निकालेंगे तो 74,700 गुणे 100/166, तो जब आप 166 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आएगा, इसको आप भाग दे देंगे तो ये कट के आपका आएगा कितना 450, तो आपकी आय कितनी हो जाएगी, वह 45,000 रुपए। तो अब यहां आपकी जो आय है, तो वह आय यहां पर विकल्प नहीं दिया, तो ये विकल्प जिसमें आपका 45,000 रुपए का विकल्प होगा, वही विकल्प आपका क्या होगा, वही विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर 25% लाभ कमाता है। मूल्य उसका जो प्रिंट रेट है वो प्रिंटेड है 500 रुपए, 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है,
तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहां जो प्रश्न में आपका दिया हुआ है, अंकित मूल्य ए बराबर कितना दिया है, 500 रुपए अंकित मूल्य दे दिया है। उसके बाद फिर छूट, उसने छूट कितना दिया, स्मॉल आर की उस पर देते हैं 5%, और लाभ कैपिटल आर में तो वह कितना है, 25%। तो इसका सीधा सीधा हमारा सूत्र है कि अगर छूट के बाद भी लाभ प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हम सीधे सूत्र लगाते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जो आपका अंकित मूल्य है अर्थात ए विद इन ब्रैकेट 100 माइनस छूट की दर कितना हमने छूट दिया, R%, और बटे 100 में जितना लाभ कमाता है उसको जोड़ते हैं, यानी 100 प्लस R, ये हमारा सूत्र है। तो इस पे आप सीधे सीधे मान रख दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 500 है, और 100 धन 5, सॉरी ऋण 5, यहां पर क्या है, ऋण 5, और नीचे 100 धन 25। तो अब इसको हल कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 500 गुणे 95 बटे आपका 125। तो 125 का अगर देखिए तो यहाँ 4 बार जाएगा, और 4 से 95 में गुणा करेंगे तो आपका 380 रुपए आएगा, और यही 380 डी विकल्प क्या होगा, डी विकल्प हमारा आंसर होगा। कितना है, 380 रुपए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो यहां प्रश्न के अनुसार आप मान लीजिए कि माना प्रारंभिक राशि कितनी है, माना जो हमारी प्रारंभिक राशि है वह कितनी है, पी है। तो 10 वर्ष बाद कितना हुआ, 10 वर्ष बाद राशि कितनी हो गई, ये कहता है कि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, यानी पी का क्या हो जाएगा, 2p। तो हमको ब्याज कितना मिला, हमको ब्याज मिला p रुपए। तो अब ब्याज का सूत्र हमको मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां ब्याज हमको मालूम है p, मूलधन मालूम है कितना p, दर हमको नहीं मालूम है r, और गुणे समय 10 बटे 100। तो शून्य से शून्य कट गया, p से p कट गया, तो यहाँ 1/1 तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ गया, r बराबर 10%। r माने दर बराबर कितना हो गया, 10%। अब यहां पर यह कहता है कि यह राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो अब यहां पर तिगुनी होने पर ब्याज कितना हो जाएगा, तिगुनी होने पर ब्याज हमारा 2p हो जाएगा। तो फिर वही सूत्र आप लगा लीजिए कि 2p बराबर मूलधन हमको पता है, मूलधन कितना है p, दर हमें पता है 10, और समय नहीं पता क्योंकि ये पूछ रहा है कितने समय में, कितने वर्षों में, t अपान 100। तो शून्य से शून्य कट गया, p से p कट गया, तो ये क्या आ गया, 2/1 बराबर t अपान 10, तिरछा गुणा कर दीजिए तो t यानी समय बराबर 2 गुणे 10 अर्थात 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और आपका आंसर क्या होगा, पहला विकल्प अर्थात 20 वर्ष। अगला प्रश्न, एक पाइथागोरस त्रिक या कभी कभी पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं, तो एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो हम आप जानते हैं कि जो पाइथागोरियन ट्रिक होता है, पाइथागोरियन त्रिक होता है, वह पाइथागोरियन, यदि वह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार संपूर्ण त्रिभुज है तो उसमें तीनों भुजाएं
जो दी होती हैं वह कौन सी होती हैं? 2n, फिर n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक होता है। सबसे छोटी भुजा हमको मालूम है 8 और सबसे छोटी भुजा n है, इसकी वैल्यू कितना है? 8। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 2n बराबर 8, तो n बराबर कितना हो गया? 4। तो एक भुजा तो मालूम है 2n की। दूसरी भुजा अब यहां हम निकाल लेंगे कि दूसरी भुजा क्या होती है। दूसरी भुजा बराबर n स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग ऋण 1 अर्थात 16 ऋण 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये 15। दूसरी, फिर तीसरी भुजा इसी तरह निकाल लें, तो तीसरी भुजा क्या हो गई? तीसरी भुजा n स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग धन 1, तो अर्थात 16 धन 1 बराबर 17। यानी 8, 15 और 17 जिसमें होगा, डी विकल्प जो है, यही क्या होगा? डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न 9वां, एक समकोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण है। यहां एक चीज पहले ये समझ लीजिए कि जो संपूरक होते हैं, संपूरक का मान 180 अंश, और जो कोटि पूरक होता है, कोटि पूरक का मान 90 अंश। ये चीज मालूम होगी तो यह प्रश्न 2 मिनट का है, सॉरी कुछ सेकंडों का है। तो एक कोण का संपूरक मान लीजिए वह कोण कौन सा है? माना कोण का मान कितना है? x है। तो ये कहता है एक कोण का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि संपूरक का मान कितना होता है? 180, बराबर किसके बराबर है? कोटि पूरक का 3 गुना, अर्थात 3 ब्रेकेट में 90 माइनस एक्स। अब इसी को हल कर लीजिए, तो 180 माइनस एक्स बराबर 3 से 90 में गुणा करेंगे तो 270 माइनस 3x। x को इधर कर दीजिए, इसे इधर कर दीजिए, तो ये हो गया 2x बराबर 270 में से 180 घटेगा 90, तो x बराबर कितना हो गया? 45 अंश। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प जो है ये आपका आंसर होगा 45 अंश। चलिए अगला प्रश्न, ₹57 और 75 पैसों का मूल्य, तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए। एक रुपए बराबर कितना होता है? 100 पैसा। तो इसी आधार पर है, तो ये दिया कितना है? ₹57 धन 75 पैसा। अब पैसों में मूल्य पूछा है, तो 57 में 100 से गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5700 प्लस 75, तो ये मान कितना हो गया? 5775। या आपका चौथा विकल्प दिया है और यही क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न ये आपका किस पर है? यह कैलेंडर पर आधारित है। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? तो यहाँ दो तीन चीजों को आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में, अभी इसकी कैलेंडर का हमने आपको वीडियो भी दिया था पूरा। तो यहाँ दो चीजें, एक तो 7वें 8वें दिन आपका रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को क्या था? 1 जनवरी को बुधवार था, तो 8 जनवरी को क्या पड़ेगा? 8 जनवरी को बुधवार, यानी 1 में 7 जोड़ेंगे तो हमें ये सप्ताह का अगला दिन मिलता चलता है। तो अब वही दिन सप्ताह के बाद रिपीट होता है। और दूसरी चीज, वर्ष की बात करते हैं। जैसे यहाँ वर्ष का बात आया है, तो वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और यहाँ पर हम इसमें दोनों में 7 से भाग दे दें तो सामान्य वर्ष में हमारा क्या आएगा? सामान्य वर्ष में 365 में 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह आएगा और एक ऑड डे आएगा। वहीं 365 के बजाय 66 में भाग देंगे तो क्या आएगा?
52 सप्ताह और 2 ऑड डे। ये चीज हम ध्यान में रखें। तो अब यहां देखिए 2003 क्या है, ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष को जानते हैं कि जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष में होता है, और फरवरी उसमें क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। तो ये सामान्य वर्ष है, तो अर्थात 365 दिन का हुआ। और हमें जनवरी कह रहा है कि 3 का प्रथम दिन, यानी 1 जनवरी को हमें पता है, तो बचा कितना, 365 से एक दिन घटा दिया, हमें मिला 364 दिन। और हम ये जानते हैं 65 दिन में सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 ऑड डे, एक दिन कम हो गया, इसका मतलब ऑड डे, हमको यहाँ ऑड डे देखना है। तो ऑड डे यहाँ कितना हो गया, 0। फिर 2004 को हम देखें तो 2004 ये 4 से कट रहा है, इसलिए यह कौन सा है, लीप वर्ष है। और यहाँ कितने दिन का होगा, 366 दिन। अगर आप कैलेंडर का पूरा वीडियो देखें तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, एक बार कैलेंडर का देख लीजिए, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसमें लीप वर्ष में कितने ऑड डे हैं, 2, तो यहाँ 2 ऑड डे। फिर 2005 आपका क्या है, ये सामान्य वर्ष है, और इसके अंतिम दिन को पूछ रहा है। तो अंतिम दिन हमें पता करना है, तो कितने दिन का ज्ञात करना है, फिर 364 दिन का ज्ञात करना है। तो हमें मिला कितना, यहां पर भी 0। तो कुल ऑड डे कितने हो गए, 2। और प्रथम दिन कितना था, प्रथम दिन बुधवार था। तो अब यहां पर 2 दिन आगे जाएगा। तो अब जैसे 1 जनवरी को क्या था, बुधवार था, तो हम ये देखेंगे कि इसमें 2 दिन ऐड करके आगे हम बढ़ेंगे, तब हमें जो दिन मिलेगा वह हमारा क्या होगा, जो तीसरा दिन होगा। तो यहां अगर ये देखें, तो अगर ये आपसे पूछता अंतिम दिन का पता होता, हमने जैसे यहां बताया, अब हमें अंतिम दिन को यहां पता करना है। यहां क्या करना है, हमको पता करना है अंतिम दिन कौन सा है। तो वह 365वां दिन हमें पता करना है। कौन सा दिन पता करना है, 365वां। तो यहां पर फिर आपका एक ऑड डे जुड़ जाएगा, और उस कंडीशन में आपका ऑड डे कितना होगा, 3 होगा। तो यहां बुधवार के बाद 3 दिन आप जोड़ दीजिए, तो बुधवार के बाद बृहस्पति, फिर शुक्र, और तीसरा दिन कौन सा है, शनिवार। तो हम ये कहेंगे कि अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन शनिवार होगा। और ये हमारा आंसर होगा कि अंतिम दिन वर्ष का कौन सा होगा, शनिवार होगा। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी उसकी परिधि को हम दोगुना कर देते हैं। जो हमारी वृत्त की परिधि है उसे हमने कितने दिन किया, उसे हम 2 गुना 4 पाई से 8 पाई कर दिए। अब यहां पर आपको पूछ रहा है कि क्षेत्रफल होगा 3 गुना, यानी पहले इससे इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो हम आप जानते हैं परिधि, परिधि कितना दिया गया है, पहले 4 पाई। तो अब त्रिज्या निकालने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर की जरूरत, आर की पड़ेगी। और परिधि का सूत्र जानते हैं, 2 पाई आर बराबर 4 पाई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई बटे 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 दूना 4। तो ये आपका आर कितना आ गया, आर आपका आ गया 2। तो इस पहली कंडीशन में हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई और 2 का वर्ग। तो ये हो गया आपका कितना, 4 पाई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, पाई 8, परिधि 8 पाई कर दिया। तो फिर वही आप देखिए, परिधि बराबर क्या हो गया, 8 पाई। तो 2 पाई आर बराबर 8 पाई। तो उस कंडीशन में आर बराबर क्या हो गया, 8 पाई बटे 2 पाई, अर्थात 4। तो यहां पर क्षेत्रफल कितना हो गया,
पाई आर स्क्वायर, तो यानी पाई 4 का वर्ग अर्थात 16 पाई। तो अब 4 का 16 पाई हो गया, कितने गुना बढ़ा? 16 पाई बटे 4 पाई, तो ये कितना हो गया? 4 गुना। आपका उत्तर कितना आएगा? सी विकल्प अर्थात 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। हम आप जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 हमारे आते हैं, जो कि माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। परास नहीं है, इसलिए डी आंसर क्या होगा? हमारा विकल्प होगा। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान। तो यहां पर चूंकि 5050 को वह 550 लिख रहा है, इसका मतलब बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, और आंसर पहला विकल्प आपका होगा। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्ति हो, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। यहां प्रश्न कहता है रचनात्मक, क्रिएटिव क्लास की बात कर रहा है। तो क्रिएटिव क्लास के लिए बी विकल्प आंसर होगा। सूत्र रटना यह क्रिएटिविटी को नहीं शो करता, इसलिए यही आपका क्या होगा? आंसर। क्योंकि हल ढूंढने के लिए बच्चे स्वयं अपनी नीति करेंगे, स्वाभाविक है, उनमें चिंतन होगा, उनमें रचनात्मकता होगी। परिस्थिति को बनाना, विद्यार्थी स्वयं प्रवृत्त हो, ये भी उसकी रचनात्मकता को दिखाएगा, क्रिएटिविटी को दिखाएगा, सृजनशीलता को दिखाएगा। और गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, ये भी उसकी क्रिएटिविटी को शो करता है। तो ये दूसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो आज गणित के 15 प्रश्न, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।